बंगाल से सटा हुआ असम, तो बंगाल की तो हेडलाइन ये हो गई कि ममता दीदी की कुर्सी बनी हुई है, बीजेपी के सीटों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, लेकिन ममता को खतरा नहीं है। क्या यही बात मैं असम के लिए कह दूं? जो आपका पोल कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री है सोनोवाल, उनकी कुर्सी पर खतरा नहीं है, कुछ सीटें कम हो रही है पर वो सरकार बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना ठीक होगा। और असम में मुकाबला तगड़ा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्य से वहां पे जो कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई, तरुण गोगोई जी की। और उनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस के बाद में एकदम से वहां पे लीडरशिप का वैक्यूम हुआ है। और उनके पुत्र गौरव गोगोई जो कि इधर एमपी भी रहे हैं, एक नया ताजा चेहरा है और वो भर भी रहे हैं उस वैक्यूम को। लेकिन एक होता है ना, चुनाव के ठीक पहले अगर आपका इतना बड़ा नेता एकदम से गायब हो जाए, परिदृश्य से ओझल हो जाए, तो उसका असर होता है। दूसरी चीज, वहां पे केवल सोनोवाल की ही पॉपुलैरिटी नहीं है, नंबर 2 पे वहां पॉपुलैरिटी हिमंता विश्व शर्मा की भी एक और अभी तक बीजेपी के सौभाग्य से ये 1 और 1 11 की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये उनके अंदर की सिर्फ फुटबॉल ऐसी नहीं है जिसके कारण बीजेपी को नुकसान कर जाए। तो इसलिए वो चीफ मिनिस्टर और उनके डिप्यूटी के तौर पे ही कह लीजिए आप, वो एक मिला करके एक सिंक्रोनाइज्ड है वहां पे। जो मोदी और शाह की जोड़ी जिसे हम केंद्र में मानते हैं, वो काफी हद तक सोनोवाल और विश्व शर्मा की जोड़ी आसाम में। तीसरी चीज कि बोडोलैंड का जो भी चुनाव हुआ, बोडोलैंड के उसमें बीपीएफ जो एनडीए के अंदर था उसको छोड़ करके बीजेपी ने रिस्क लेकर के एक नई बोडो आउटफिट के साथ में टाई अप किया और वो लोग जीते। तो अब एक ये होगा कि वो जो नई आउटफिट बनी है वो एनडीए के अंदर आएगी, और बीपीएफ जो है वो जब एनडीए से बाहर किया जाएगा तो वो संभावना है कि कांग्रेस के साथ में टाई अप करे, तो उसका समीकरण का थोड़ा अंतर पड़ेगा। तीसरा समीकरण का जो अंतर पड़ सकता है वो पॉसिबल टाई अप अगर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का होता है, बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी एआईयूडीएफ, अगर वो और कांग्रेस अलायंस के साथ में लड़ते हैं, तो ये समझिए कि दक्षिणी आसाम की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाली सीटें हैं उस पर तो वो एक तरफा जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक जो अभी प्रश्न अनुत्तरित है वो ये कि उस तरह के अलायंस के बाद में बची हुई सीटों पर जो कम्युनल पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन होगा हिंदू वोटों का, उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? इसलिए ये हिस्सा देखने लायक है। अगर गोगोई साहब जिंदा होते तो उस तरह के अलायंस को वो कैरी ऑन कर ले जाते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के बड़े सदे हुए फेस होते और मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के लिए ये होता कि नहीं, वो अलायंस किया है तो किया है, बट चीफ मिनिस्टर तो ये बंदा बनने वाला है। लेकिन उनकी एब्सेंस में ये अलायंस एक काउंटर पोलराइजेशन को जन्म दे सकती है, जो बीजेपी के लिए हिंदू पोलराइजेशन और भी ज्यादा करती है। तो इसका मतलब जैसे बीजेपी की अमूमन रणनीति रहती है, सिटिंग सीएम को ही अपना मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, उन्हीं पे चुनाव लड़ते हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल तो इस तरफ से तय है कि वो फेस होंगे भारतीय जनता पार्टी के। क्या, मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गौरव गोगोई पॉपुलैरिटी में नंबर 3 पर दिखाई दे रहे हैं, उनको फेस बनाकर उतारना चाहिए इन चुनावों में? इससे क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक रूप से लोग ये कह सकते हैं कि ये शायद भारी पड़ जाएगा और ये डायनेस्टी के आरोप लगेंगे या वो बहुत यंग है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उन कांग्रेस के पास में और कोई चेहरा वहां पे इतना ज्यादा और पॉपुलर या विजिबल चेहरा है भी नहीं। और एक पिता की लीगेसी को गौरव केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर निभा रहे हैं, और उस इमोशनल क्या कहते हैं सेंटिमेंटल अटैचमेंट का भी उनको लाभ मिल सकता है। तो अगर वो सीएम कैंडिडेट और यंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दरअसल सामने जो मुख्यमंत्री यंग कहे जा रहे हैं उनसे भी बहुत यंग है, तो एक उसका लाभ हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। कांग्रेस अगर ऐसा करे तो उसको नुकसान तो कम से कम कुछ नहीं होने वाला है, फायदा हो सकता है हो जाए। लेकिन फिलहाल तो विश्व शर्मा और सोनोवाल की जो जोड़ी है, मुझे लग रहा है कि वो अपना एक सेकंड टर्म आसानी से निकालेंगे। एजीपी भी अभी एनडीए के अंदर मिलके ही लड़ेगी, उनके सामने ये स्थिति नहीं है कि वो अलग से कुछ करें। एजीपी अगर छोड़ दे बीजेपी को और वो कांग्रेस के अलायंस में चली जाए, इस तरीके का कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो तो बात दूसरी है, लेकिन अभी उसकी संभावना दिख रही है। जी, तो कुल मिलाकर सर्बानंद सोनोवाल की वापसी तय है। कांग्रेस पार्टी की गेन जरूर दिखाई दे रही है उसके वोट परसेंटेज में, उसकी सीट्स में, लेकिन वो जो गेन है वो एआईयूडीएफ की वजह से ज्यादा है, क्योंकि आपने उनको अलग से तीसरी पार्टी के तौर पर रखा है।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को हरा करके और सत्ता परिवर्तन हो, इसके साथ में जो वोटर कांग्रेस को अल्टरनेटिव की तरफ देखता है वो उसकी तरफ जा रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सुमित, जो आसाम को उसके बगैर एनालाइज नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी ये इलेक्शन जीतती है तो ये बहुत बड़ी बात इसलिए होगी क्योंकि सीएए वाला मसला, एनआरसी का मसला, उसके ऊपर कानून बनाने के बाद में जिस राज्य में सबसे बड़ा ये मसला था वहां पर भी बीजेपी दोबारा जीते तो सीएए के पक्ष में ये एक बहुत बड़ा मैंडेट माना जाएगा, या एक उसके पक्ष में ये माना जाएगा कि लोग उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से बाकी एनालिस्ट समझना चाहते हैं। आइडियली स्पीकिंग असम की राजनीति घुसपैठियों के मुद्दे पे गरमाई थी, एजीपी का जन्म हुआ था, पूरी राजनीति उसके ऊपर आ रही है। आइडियली स्पीकिंग कोई अगर उस चश्मे से केवल असम की राजनीति को देखे तो बीजेपी को तो बुरी तरह हार जाना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया। सीएए और एनआरसी तो शुरुआत ही वहां से हुई है और उसके बाद अगर बीजेपी वहां पे अपनी सत्ता बचा ले रही है, ये भी अपने आप में अनोखा है कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और वो रिपीट कर ले रही है अपने आप को, कांग्रेस के गढ़ में अपने आप को रिपीट कर लेना वाकई में उस इलाके में, पूर्वोत्तर में बहुत बड़ी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।